मॉर्निंग बच्चों, warm welcome to everyone in today's class. This side your science sir, your MK sir, going to start a discussion on exercise solution of force and pressure. Let's start. Question number 1. Question number 1 is very interesting, very important for every examination of this chapter. Now the question number 1 is give two examples each of the situation in which you push or pull to change the state of motion of object. ओके, गिव टू एग्जाम्पल. हमें दो एग्जाम्पल बताना है जिसमें क्या हो रहा है, पुश हो रहा है और पुल हो रहा है. तो पहला लिखेंगे क्लोज डोर बाय पुशिंग. क्वेश्चन नंबर 1 आंसर क्लोज डोर बाय पुशिंग. ओके, डोर क्लोज हो रहा है कैसे, पुशिंग के द्वारा. ओके, द पॉइंट नंबर 1 इज क्लोज डोर बाय पुशिंग एंड पुश द हैवी बॉक्स, मूवमेंट ऑफ हैवी बॉक्स ऑन पुशिंग. ओके, मूव हैवी बॉक्स बाय पुशिंग. ओके, क्वेश्चन नंबर 1 का हम लिखेंगे जब यहाँ पे हमें पुश की बात की गई है. अब हमें बोलता है कि पुल की बात बताने के लिए पुल में लिखेंगे वी ड्रॉ वाटर फ्रॉम ए वॉल. हम जब कुएं से पानी को खींचते हैं, तो समय क्या होता है, खींच रहे हैं, तो पुल हो रहा है. तो वहाँ पे लिखेंगे वी ड्रॉ वाटर फ्रॉम ए वॉल. ओके, ये किस केस में हो गया, पुश केस में. और पुल में लिखेंगे वी ड्रॉ अ वाटर फ्रॉम ए वॉल. ओके, कुएं से पानी को निकालते समय. पॉइंट इन केस ऑफ पुल. ओके, नाउ वी डिस्कस द सेकंड पॉइंट रिगार्डिंग द पुल इज हॉर्स पुल्स अ कार्ट. A horse pulls a cart is the second one in case of pull. Now we discuss the question number 2. एक्सरसाइज के सॉल्यूशन जो होते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम्स के लिए, और आपके फाइनल एग्जाम्स में जो बुक्स में आएंगे वो सारे क्वेश्चंस को पढ़ना बहुत ज़रूरी है. ओके, नाउ वी डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 2 इज 2 कहता है गिव टू एग्जाम्पल ऑफ सिचुएशन. एक सिचुएशन दे रहा है दो एग्जाम्पल्स के अकॉर्डिंग. गिव टू एग्जाम्पल सिचुएशन इन विच अप्लाइड फोर्स काउजेज अ चेंज इन द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट. मतलब हम फोर्स लगा रहे हैं और उस ऑब्जेक्ट का क्या हो रहा है, शेप चेंज हो जा रहा है. व्हेन वी अप्लाई अ फोर्स, if we take an example of rubber, when we apply a force on a rubber, क्या होता है, स्ट्रेचेबल होता है, फ्लेक्सिबिलिटी वहां पे दिखने को मिलता है. तो लिखेंगे when we apply a force on a rubber band to stretch it and clay to change its shape. Okay, when we apply a force on a rubber, it show flexibility. ओके, नेक्स्ट एग्जांपल हम ले सकते हैं. जैसे हमने आटा को, फ्लोर को अगर हम सानते हैं तो उसमें क्या होता है, जब हम प्रेस करते हैं तो उसका शेप क्या होते हैं, बदल जाते हैं. तो हम यहाँ पे लिखेंगे व्हेन वी अप्लाई अ फोर्स ऑन ए रबर इट शो फ्लेक्सिबिलिटी. वेरी इज एग्जांपल्स. रबर से तो आप लोग खेलोगे, वो पेपर में मारने वाला बच्चे खेलते ही हैं, तो भी आपको पता होगा क्योंकि जब खींचता है तो उसमें क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी शो होता है. ओके, नाउ वी डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 3 आंसर. Question number 3 is that क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है फिल इन द ब्लैंक्स. जब हम छोटे से बड़े हो गए तो हमेशा फिल इन द ब्लैंक्स को सॉल्व करते आए हैं. तो फिल इन द ब्लैंक्स को देखेंगे चुटकी में. टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम ए वॉल, हम कुएं से पानी को निकाल रहे हैं. वी हैव टू, क्या कर रहे हैं, हम पुल कर रहे हैं. तो लिखेंगे जब कुएं से पानी को निकाला जाता है तो बॉडी को क्या करते हैं, पुल करते हैं. तो लिखेंगे ए इज पुल. बी बोलता है कि चार्ज बॉडी क्या करेगा, अनचार्ज बॉडी को अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है. तो जहाँ पे अपोजिट चार्जेस की हम बात करते हैं, जहाँ पे चार्ज है, एक बॉडी, एक अनचार्ज बॉडी है, तो वहाँ पे क्या होगा, अट्रैक्शन. ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे अट्रैक्ट्स. ओके, ना पॉइंट नंबर सी इज दैट, पॉइंट नंबर सी कहता है टू मूव अ लोडेड ट्रॉली.
एक हमारे पास क्या लोडेड ट्रॉली है एंड वी हैव टू, हमें क्या करना होगा लोडेड ट्रॉली को बताइए, वी हैव टू पुश, ओके हमें क्या करना होगा उसको धक्का देना होगा, लोडेड है भारी है तो पुश तो करना पड़ेगा। अगर आप ट्रेन के सफ़र कर रहे हो बैग बहुत भारी है तो धकेलना पड़ता है, ठीक है, ओके वेरी गुड मेरे सोल्जर्स, मेरे प्यारे बच्चों, काफ़ी मज़ा आने वाला है। एक्सरसाइज सॉल्यूशन आज खत्म करके रहेंगे। पॉइंट नंबर सी इज दैट पुश एंड पॉइंट नंबर डी, व्हाट इज पॉइंट नंबर डी? पॉइंट नंबर डी इज फिल इन द ब्लैंक्स इज दैट द नॉर्थ पोल ऑफ ए मैग्नेट, जो नॉर्थ पोल है मैग्नेट का वो क्या करेगा, द डैश द नॉर्थ पोल ऑफ अनदर मैग्नेट, दोनों क्या नॉर्थ पोल है और दोनों सेम की बात कर रहे हैं, दोनों नॉर्थ पोल सेम है तो वहाँ रिपल्सन, तो यहाँ लिख देंगे डी में रिपल्सन। मैंने बताया था सेम में रिपेल अपोजिट में अट्रैक्ट, सेम में रिपेल अपोजिट में अट्रैक्ट, ओके तो इसी बेसिस में क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 4 इज दैट, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है काफ़ी इजी, एक बॉडी एक्शन जब होता है, जब किसी को हम मारते हैं पीटते हैं कसते हैं तो क्या होता है उससे बॉडी हमारा एक्शन पे करता है, लेकिन यहाँ पे इसी प्रकार कोई क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बोलता है टू स्ट्रेच द बो, to stretch the bow the archer apply a force that causes a change in its, आर्चरी आपने देखा होगा मारते हैं ऐसे एक आंख बंद करके निशाना गोल 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 वाले में इस तरह का होता है और इसमें क्या करना पड़ता है, एम लगाना पड़ता है, तो आर्चरी होता है जिसमें पूछा जा रहा है बॉडी एक्शन कैसा होगा। टू स्ट्रेच द, हमें क्या बताना है, आर्चर स्ट्रेचेज द बो एंड आर्चर स्ट्रेचेज द बो while taking aim at the target, while taking aim at the target, C then release the arrow, release कर दिया arrow को, C then release the arrow which begins to move toward the target based on this information। एक आर्चर खींचता है और मारता है टारगेट पे और उसके बाद इंफॉर्मेशन उस पर हमको बताना है, उसी के बेसिस पे सारे स्टेटमेंट को, ओके। First statement is that to stretch the bow, the archer applies a force that causes a change in its shape. जब आर्चर अप्लाई करता है फोर के तो उसके चेंजेस होते हैं, किस में चेंज होते हैं, शेप में चेंज हो जाता है बच्चा। क्वेश्चन नंबर 1 आंसर ए इज शेप। नाउ वी डिस्कस इसका डिस्कशन ऑन बी। ऑन में देखेंगे हम, बी में देखेंगे, बी में बताता है कि द फोर्स अप्लाइड बाय द आर्चर, द फोर्स अप्लाइड बाय द आर्चर टू स्ट्रेच द बो, टू स्ट्रेच द बो इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच, एग्जाम्पल ऑफ डैश फोर्स, दैट इज मस्कुलर फोर्स। बी आंसर इज मस्कुलर फोर्स, ठीक है, बी का आंसर हो जाएगा मस्कुलर फोर्स, ठीक है। तो बात करेंगे पॉइंट नंबर सी का, क्वेश्चन नंबर 4 का। हम सी देखेंगे, सी हमारा बोलता है क्या, सी बोलता है कि द टाइप ऑफ फोर्स, द टाइप ऑफ फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर अ चेंज, the type of force responsible for a change in its state of motion of the arrow is an example of which force, that is contact force। वेरी इंटरेस्टिंग। क्वेश्चन नंबर सी का आंसर सी फॉर कॉन्टैक्ट फोर्स। देखिए हम कॉन्टैक्ट फोर्स के हमने एग्जांपल ही बताया था कि जैसे मैंने एक टेबल उठा के आपको बताया था कि कॉन्टैक्ट फोर्स का और मस्कुलर फोर्स का रिलेशन क्या है। कोई भी मस्कुलर फोर्स तभी होता है जब हम किसी ऑब्जेक्ट को कॉन्टैक्ट में उठाते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको दिन ये टेबल उठा के बताया था कि ये टेबल है, इसको मैंने उठाया, तो ये क्या कॉन्टैक्ट फोर्स है। जब तक मैं इस टेबल को उठाऊंगा नहीं तब तक कॉन्टैक्ट फोर्स होगा नहीं, ठीक है। और जब मैं इसको उठाता हूँ तो मस्कुलर फोर्स भी होता है, मसल्स उठते हैं तो मस्कुलर फोर्स भी, मसल्स का यहाँ पे काम हो रहा है, तो जहाँ पे कॉन्टैक्ट फोर्स होगा वहाँ पे मस्कुलर फोर्स भी होगा। नाउ वी डिस्कस द पॉइंट नंबर डी। द पॉइंट नंबर डी इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। इसमें हमें एक नया चीज़ सीखने को मिलेगा कि जैसे मुझे याद है जब मैं पिछले साल पढ़ा रहा था तो उसमें मुझे एक क्वेश्चन मिला था कि सर एयर में क्या फ्रिक्शन होता है। बच्चा, एयर में फ्रिक्शन होता है, ये आप ध्यान में रखना, वेरी इंपॉर्टेंट बेसिक कॉन्सेप्ट कि एयर में भी फ्रिक्शन होता है। पॉइंट नंबर डी के स्टेटमेंट से आपको क्लियर हो जाएगा। पॉइंट नंबर डी कहता है वाइल दी एरो मूव्स, जब एरो मूव्स होता है अपने टारगेट की तरफ में, एक आर्चरी, जब एक एथलीट जब आर्चरी से गेम खेलता है, जब टारगेट पे एम लगाता है तो जब वो खींचता है अपने तरफ और टारगेट की तरफ एक आंख बंद करके जब वो लगाता है एम को, क्योंकि दो आंख से एम लगाना काफ़ी डिफिकल्टीज होता है, तो जब एक आइज क्लोज करके जब अपने टारगेट पे एम लगाता है तो वाइल दी एरो मूव्स टुवर्ड्स इट्स टारगेट द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट,
जो फोर्स उस समय लग रहा है ड्यू टू व्हाट, ग्रेविटी के कारण ऐसा होता है। तो पहला जो फिल इन द ब्लैंक्स होगा उसमें ग्रेविटी होगा, और उसके आगे जो कंटिन्यू किया गया सेंटेंस को, तो उसमें बोला गया है कि आर डेड ड्यू टू फ्रिक्शन ऑफ एयर। जो वहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है उसमें हो जाएगा फ्रिक्शन। और मैंने आपको बताया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट तभी मूव करता है जब वहाँ पे फ्रिक्शन होगा। अगर एयर में फ्रिक्शन नहीं होगा, तो वो जो आर्चरी जो एम लगा रहा है उसका एरो मूव नहीं करेगा। आपको मैंने एक और बात बताई थी कि अगर कोई मैन, ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, एनी ऑब्जेक्ट विच आर मूविंग, जब वो लेफ्ट की तरफ मूव करता है तो फ्रिक्शन टुवार्ड्स द राइट। ठीक है, द पॉइंट टू बी नोटेड, वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर कोई व्यक्ति या फिर एनी ह्यूमन बींग्स, एनिमल, लिविंग ऑर्गेनिजम्स कोई भी मूव करता है टुवार्ड्स द लेफ्ट, द फ्रिक्शन शुड बी राइट। फ्रिक्शन उसका राइट में ही होना चाहिए, नहीं होगा। ठीक है, तो इसको आप बिल्कुल दिमाग में रखेंगे। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है कि इन द फॉलोइंग सिचुएशन, आपको एक सिचुएशन दिया गया, जैसे आप खेलते हो कि 1 टिप आउट होगा, क्रिकेट में खेलते हो 1 टिप आउट होगा, कैच करना आउट होगा, इस बाउंड्री से उधर मार दी तो 4 रन, सामने मारा तो 2 रन, ऊपर से मारा तो फ्री हिट। ठीक है, नहीं खेला तो घर पे बैठा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है इन द फॉलोइंग सिचुएशन, आपको एक सिचुएशन दिया गया है, उसमें आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई द एजेंट, एजेंट को आइडेंटिफाई करना है एक्सर्टिंग द फोर्स एंड द ऑब्जेक्ट ऑन विच इट एक्ट, जिस ऑब्जेक्ट पे फोर्स एक्ट हो रहा है, स्टेट द इफेक्ट ऑफ द फोर्स इन ईच केस, क्या इफेक्ट पड़ रहा है ईच केस में, हर एक स्टेटमेंट में आपको एजेंट, फोर्स जिसे पड़ रहा है उस ऑब्जेक्ट का नाम और क्या इफेक्ट्स पड़ रहे हैं उनको बताना। मीन्स 3 चीज़ हमको हर एक स्टेटमेंट में हमको आइडेंटिफाई करना है। वी हैव टू आइडेंटिफाई 3 केस इन ईच स्टेटमेंट। द फर्स्ट स्टेटमेंट देखेंगे, पहला बोलता है, फर्स्ट स्टेटमेंट बोलता है स्क्वीजिंग। आपने नींबू में से रस निकाला होगा, उसको बोलते हैं स्क्वीज, जो दबा के निकालते हैं। ठीक है, तो स्क्वीजिंग अ पीस ऑफ लेमन। ठीक है, लेमन, एक नींबू को लो, उसको स्क्वीज करो, तो उस समय आपके पास 3 काम हो रहे हैं। एक ऑब्जेक्ट आपका नींबू है, अपनी उंगलियों के द्वारा आप क्या कर रहे हो, उसमें फोर्स लगा रहे हो, और क्या निकल रहा है उसमें से, एक्सट्रैक्ट निकल रहा है, मतलब जो नींबू का रस है वो उसमें से निकल रहा है। ठीक है, 3 काम हो रहे हैं। तो उसमें से हमको पहला एजेंट क्या है वो हमको, एजेंट हो गया हमारा फिंगर्स, एंड ऑब्जेक्ट क्या हो गया हमारा लेमन। हमने लेमन को यूज़ किया ऑब्जेक्ट के रूप में, तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, लेमन। ओके, नाउ द थर्ड वन इज व्हाट इज इफेक्ट। इफेक्ट्स क्या हुआ उसमें, शेप चेंजेस। ठीक है, लेमन का जो शेप था वो क्या हो गया, चेंज हो गया, एंड एक्सट्रैक्ट्स कम आउट्स। इफेक्ट्स द लेमन शेप। देखिए, आप जितना शॉर्ट में साइंस के आंसर्स को आप लिख दीजिए इफेक्टिव रूप में, वही सही है। ज़्यादा लंबा चौड़ा भाषण निबंध नहीं लिखना है। ठीक है, लेमन शेप चेंजेस, इतना काम हो जाता है अपने साइंस में। यही फ़ायदा है कि आया तो आया, नहीं तो सियाराम हो जाता है ना। तो जो भी आंसर्स आपको आते हैं पॉइंट वाइज पॉइंट लिखिए, निकलते चलिए। नाउ वी डिस्कस द नेक्स्ट पॉइंट इज, इसके बाद टूथपेस्ट है, उसमें से आपको क्या निकालना है, उसमें से पेस्ट को निकालना है। ठीक है, तो उस समय क्या क्या एजेंट हमारे काम करेंगे। ठीक है, तो हम ध्यान देंगे कि आपने तो पेस्ट निकाला ही होगा, रोज़ आप ब्रश करते हो, ब्रश करते समय आप पेस्ट निकालते हो, तो उस समय हमारे कौन कौन से ऑब्जेक्ट काम करते हैं। बी में एजेंट हो गया हमारा फिंगर्स ऑफ द पर्सन, फिंगर ऑफ द पर्सन। ठीक है, अब हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हो गया हमारा टूथपेस्ट ट्यूब। टूथपेस्ट ट्यूब हमारा क्या बच्चा टूथपेस्ट ट्यूब क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, जब तक टूथपेस्ट ट्यूब ही नहीं होगा तो आप दबाओगे और निकलेगा कहाँ से, टूथपेस्ट। ठीक है, तो हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे टूथपेस्ट ट्यूब है, और हमारा जो एजेंट है, जिस फिंगर्स के द्वारा हम उसको निकाल रहे हैं, वो हमारा क्या हो गया, हमारा एजेंट हो गया। किसी को अगर आप मारोगे, तो उससे पूछोगे इफेक्ट क्या हुआ, तो दर्द होता है ना। तो आप जब टूथपेस्ट को दबाओगे तो उसमें से टूथपेस्ट निकलेगा। दैट इज द इफेक्ट ऑफ दिस स्टेटमेंट। ट्यूब, पेस्ट कमिंग आउट ऑफ द ट्यूब, ट्यूब में से पेस्ट निकल गया, ये हो गया इसके इफेक्ट्स। नाउ वी डिस्कस द नेक्स्ट स्टेटमेंट, दैट इज पॉइंट नंबर सी। सी में देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, पानी पी लो, मम्मी बुला रही होगी, मत जाना, क्लास के बाद जाना। पापा बुला रहे हैं, बोल रहे सेलफोन दे दो, मत दो, क्लास के बाद दो, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो दे दो।
बात करने के लिए, है ना, फिर ले लो, ठीक है। तो ये सब कॉम्प्रोमाइज़ करके आप क्लास करिए और जो भी प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। और जो भी आप क्लासेस करते हो उसका अटेंडेंस जो है स्क्रीनशॉट करके आप मेरे पर्सनल नंबर पे सेंड कर दो, ठीक है। नाउ वी डिस्कस द पॉइंट नंबर सी इज दैट ए लोड सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्प्रिंग while its other end is on a hook fixed to a wall, ठीक है। एक लोड सस्पेंडेड है, उसका जो अदर हुक है वो वॉल में फिक्स है, तो उसमें हमें क्या क्या इफेक्ट्स, क्या क्या ऑब्जेक्ट्स, क्या क्या हमें देखने को मिलेगा वो हम डिस्कस करेंगे। बने क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा जो एजेंट होगा वो क्या होगा, हमारा एजेंट हो जाएगा यहाँ पे लोड सस्पेंडेड एंड सेकेंड वन इज ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे स्प्रिंग एंड पॉइंट नंबर लास्ट इज इफेक्ट्स क्या हो जाएगा हमारा इलोंगेशन ऑफ स्प्रिंग ड्यू टू लोड, elongation of spring due to लोड। ओके, कह रहा है बच्चा कि लोड सस्पेंडेड हो गया, ठीक है। आपने देखा होगा बहुत सारे हमने जो स्प्रिंग बैलेंस का यूज़ करते हैं, स्प्रिंग बैलेंस का आप दिमाग में रखो। स्प्रिंग बैलेंस को मान लो वॉल में फिक्स्ड है, आप उसमें लोड लगा रहे हो तो क्या होगा, नीचे झूलेगा मतलब लटकेगा। तो एजेंट हो गया लोड सस्पेंडेड, ऑब्जेक्ट हो गया हमारा स्प्रिंग एंड इफेक्ट्स हमारा क्या हो जाएगा, इलोंगेशन ऑफ स्प्रिंग ड्यू टू लोड। ओके, तो इसको हम लोग समझेंगे अच्छे से। क्विक रिवीजन, शेप हो गया हमारे मस्कुलर हो गया, ये तो हम लोग देख लिए। क्वेश्चन 5 में एजेंट हमारा फिंगर हो गया, ऑब्जेक्ट लेमन हो जाएगा, इफेक्ट्स हमारा लेमन शेप, लेमन को दबाओगे तो लेमन शेप क्या होगा, चेंज हो जाएगा। बी में हमारा एजेंट हमारा फिंगर्स ऑफ द पर्सन ऑब्जेक्ट, ठीक है, जिस फिंगर्स का हम यूज़ कर रहे हैं वो हमारा एजेंट हो गया। हमारा ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, टूथपेस्ट ट्यूब, हमारे पास क्या है टूथपेस्ट ट्यूब है तो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। इफेक्ट्स क्या हो जाएंगे, पेस्ट जो है कमिंग आउट, जो हम दबाएंगे तो पेस्ट क्या होगा, निकल आएगा बाहर, जो आप रोज मुंह धोने से पहले करते हो। ओके, नाउ क्वेश्चन 5 का सी बोलता है एजेंट के हमारा लोड सस्पेंडेड ऑब्जेक्ट, लोड सस्पेंडेड हो जाएगा। अगर हम स्प्रिंग बैलेंस का एग्जांपल लेते हैं, स्प्रिंग बैलेंस लोड को लगा देते हैं, 10 किलो झोला का टांग दो, 10 किलो आटा लिया, झोला को लगा दिया, 10 किलो आटा को लगाएगा तो क्या होगा, स्प्रिंग बैलेंस झूल जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो लोड सस्पेंडेड ऑब्जेक्ट हो गया हमारा स्प्रिंग बैलेंस का इस्तेमाल करें, चाहे स्प्रिंग आप लिख दो, स्प्रिंग का वहाँ यूज़ होगा, स्प्रिंग के कारण ही वो नीचे आएगा, स्प्रिंग हमारा ऑब्जेक्ट। इफेक्ट्स क्या हुआ, इलोंगेशन ऑफ स्प्रिंग ड्यू टू लोड, अगर लोड ही नहीं होता तो स्प्रिंग नीचे ही नहीं आता, तो इफेक्ट्स हो गया इलोंगेशन ऑफ स्प्रिंग ड्यू टू लोड। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 इज फिनिश, नाउ वी डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 5D। क्वेश्चन नंबर 5D इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। कोई बच्चा खेलता है, दौड़ता है, वो सभी एथलेटिक्स में ही आते हैं, तो हम बात करेंगे यहाँ पे दौड़ रहा है एक आदमी, एक व्यक्ति दौड़ रहा है, मैं दौड़ रहा हूँ, एंड एथलेटिक्स मेकिंग अ हाई जंप, एक हाई जंप लेने के बाद ए हाई जंप टू क्लियर द बार ऑफ ए सर्टेन हाइट, एक हाइट मैं हाई जंप लगाता हूँ तो उस समय क्या होगा, क्या एजेंट होगा, कौन सा ऑब्जेक्ट होगा, क्या इफेक्ट्स होंगे वो देखेंगे। तो एजेंट हमारा इसमें क्या होगा बताइए, यहाँ एजेंट होगा, क्या इफेक्ट्स होंगे, क्या ऑब्जेक्ट होंगे देखेंगे। हमारा जो क्वेश्चन 5 में डी बोलता है एजेंट्स क्या है, एजेंट्स कौन होगा, यहाँ पे एथलेटिक मसल जो होंगे वो हमारा क्या है, एजेंट है। ओके, ऑब्जेक्ट क्या होगा हमारा, ऑब्जेक्ट होगा हमारा एथलेटिक्स, क्योंकि मैं खुद ही एक ऑब्जेक्ट हूँ, मैं एक एथलेटिक हूँ, मैं जंप लगा रहा हूँ तो मैं खुद क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। और हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे इफेक्ट्स क्या हो जाएगा, फोर्स changes the state of motion, जो एथलेटिक्स का जो स्टेट ऑफ मोशन वो चेंज होगा, मैं कूद लगा रहा हूँ तो उसका इफेक्ट क्या होंगे, स्टेट ऑफ मोशन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। नाउ वी डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी तक तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, वेरी गुड वेरी गुड। एक लड़का बोल रहा है सर मुझे सब समझ में आ रहा है, वेरी गुड बच्चा। क्वेश्चन नंबर 6 इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है कि ब्लैक स्मिथ, आपने देखा होगा जब सोना बनाने जाते हो उसे पीट के क्या करता है, सोने को आकार देता है, शाइनिंग आते हैं और बनाते हैं। तो एक ब्लैक स्मिथ है जो हैमर्स अ हॉट पीस ऑफ आयरन, आप डायग्राम में देख सकते हैं ब्लैक स्मिथ किसको बोलते हैं, ठीक है। ये डायग्राम जो ब्लैक स्मिथ का है जिसके हिसाब से आप समझिए कि ब्लैक स्मिथ हैमर्स अ हॉट पीस ऑफ आयरन वाइल मेकिंग अ टूल, एक टूल बना रहा है, कोई ऑब्जेक्ट है, टूल है, उसको बनाते समय क्या कर रहा है, हैमर्स कर रहा है, हथौड़ी से मार रहा है, टक 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 टक। एंड हाउ डज द फोर्स ड्यू टू हैमरिंग,
हाउ डज द फोर्स ड्यू टू हैमरिंग अफेक्ट द पीस ऑफ आयरन? अगर मैं किसी पीस ऑफ आयरन को पीटता हूँ तो क्या होगा? ओके, इसका आंसर काफ़ी ईजी है, आप अपने से भी लिख सकते हो. द फोर्स ड्यू टू हैमरिंग causes the change the shape of the iron. Due to hammering on iron, the force changes the shape of iron. The force changes the shape of iron. Due to hammering on iron, the force changes the shape of iron and iron can be molded. जब शेप चेंज हो गया तो आयरन को आसानी से क्या कर सकते हैं? मोल्ड कर सकते हैं इन द शेप ऑफ रिक्वायर्ड टूल. एंड आयरन कैन बी मोल्डेड इजीली इन एनी शेप. ठीक है, अगर उसको हम किसी शेप में बदलना चाहेंगे तो आसानी से क्या होगा? बदल जाएगा. ठीक है, तो इस बात का आपको केयर करना है. ओके, तो आपको क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आ गया होगा. हथौड़े से मार के क्या करेगा? आयरन के ऑब्जेक्ट को चेंज कर देगा. जब आयरन का चेंज हो जाएगा तो हमारा काम हो जाएगा. नाउ वी डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 के आंसर को देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 7 है कि एक फुला हुआ बैलून है. इन्फ्लाइटेड बैलून वाज प्रेस्ड अगेंस्ट अ वॉल. ठीक है, एक बैलून है हमारे पास, उसको मैं वॉल में क्या कर रहा हूँ? प्रेस कर रहा हूँ. आफ्टर इट हैज़ बीन रफ्ड. ठीक है, मतलब रफ्ड करने के बाद विद अ पीस ऑफ सिंथेटिक क्लोथ. हमने एक बैलून को फुलाया, सिंथेटिक क्लोथ से रब किया, अब उसको वॉल की तरफ प्रेस कर रहे हैं. इट वॉज फाउंड दैट द बैलून स्टिक टू द वॉल. ठीक है, सबसे पहला पॉइंट क्या था? देखिए, एक बैलून है, इसको वॉल में क्या किया? वॉल में लगा रहे हैं, बट कब? इसको रब करने के बाद. ये क्या हुआ? रब किए किससे? सिल्क क्लोथ. ठीक है, जब सिल्क क्लोथ से रब किया तो ये क्या हो गया? चार्ज हो गया. तो ये क्या हो जाएगा? चार्ज बैलून. ये चार्ज हो गया. अब जब इसको वॉल में ले गए तो वॉल क्या है? अनचार्ज है. ठीक है, वॉल आपका अनचार्ज है तो जैसे स्टिक हो जाएगा तो इसमें क्या बोलेंगे? ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स याद है? चार्ज और अनचार्ज बॉडी में जो फोर्स आते हैं, मतलब मैंने बताया था आपको कि ये पॉजिटिव है और ये क्या है? नेगेटिव है. तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स एराइज हो रहा है, इनविजिबल फोर्स, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का. ठीक है, बैलून फुला हुआ है, वॉल में प्रेस कर रहे हैं, बैलून चार्ज है, वॉल अनचार्ज है, और दोनों अपोजिट चार्ज है, और दोनों अपोजिट चार्ज के बीच में क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. ओके, नाउ वी डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 8. बोलता है कि एक बकेट है हमारे पास और एक बकेट को हम उठाते हैं. ठीक है, हमारे पास एक बकेट है. अच्छा, तो ये बीकर है लेकिन बकेट है मेरे पास नहीं है. तो मान लीजिए हमारे पास एक बकेट है. अब बकेट को मैं उठाता हूँ. बकेट को मैंने उठाया तो इसमें कौन कौन से फोर्स काम कर रहे हैं? एक तो मस्कुलर फोर्स काम कर रहा है क्योंकि मैंने उठाया तो मसल्स वर्क कर रहे हैं, और एक हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स जो हमारा नीचे की तरफ लग रहा है. तो एक मस्कुलर फोर्स जो ऊपर की तरफ लग रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, और ग्रेविटेशनल फोर्स जो नीचे की तरफ लग रहा है, तो दोनों क्या करें? दोनों का इफेक्ट्स अपोजिट है तो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा. तो ये इसका आंसर होगा. बस इसको लिखेंगे स्टेटमेंट में. मैंने बताया आपको कि एक बकेट है और इसके जो नीचे तरफ जो फोर्स लग रहे हैं दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स. ये क्या है बच्चा? ये हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स, और ये अपवर्ड डायरेक्शन में भी एक फोर्स लग रहा है दैट इज मस्कुलर फोर्स. क्योंकि हमने बकेट को उठाया है तो मसल वर्क कर रहे हैं, जो मैंने अभी आपको एक बीकर्स के एग्जांपल्स के थ्रू बताया. ठीक है, आपके क्वेश्चन में बकेट दिया, बकेट नहीं था, इसलिए बीकर्स के द्वारा समझाने की मैंने कोशिश की आपको. मस्कुलर फोर्स यहाँ पे लग रहा है. ठीक है, और यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है. दोनों क्या एक दूसरे के अपोजिट है, इसलिए बोथ फोर्सेस कैंसिल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर. ओके, नाउ वी राइट इन अ स्टेटमेंट दैट इज क्वेश्चन नंबर 8. आप ये फिगर बना लीजिएगा. क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर लिखेंगे हम. द मस्कुलर फोर्स ऑफ आर्म्स एक्टिंग अपवर्ड. In upward direction
shows muscular force and in downward direction नीचे की तरफ कौन सा लग रहा है बच्चा? इन डाउनवर्ड डायरेक्शन shows ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। और दोनों में कोई भी चेंज नहीं हो रहा, कोई भी इफेक्ट्स हमें देखने को नहीं मिल रहा है। वही क्वेश्चन आपका टेल पार्ट क्वेश्चन है। टेल पार्ट क्वेश्चन दिया है, डिस्कस व्हाई द फोर्स एक्टिंग ऑन द बकेट डू नॉट ब्रिंग अ change in a state of motion. Now write the answer. The state of motion not shows due to the opposite effect between the both forces in upward and downward direction. That is the answer of question number 8. Very easy. आप इसको अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने अपने लैंग्वेज में आपको लिखाया ताकि आपको समझ में आसानी से आप याद कर सके। ठीक है, तो नाउ क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्लियर हो गया है ना। क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है कि दिवाली में रॉकेट छोड़े हो गए आपने, है ना। बिल्कुल सही। एक बच्चा बोल रहा है कि सर मैंने यूज़ नहीं किया। बच्चा रॉकेट मिलता है, ठीक है, कभी खरीद लेना दिवाली में, वो वाला रॉकेट नहीं जो एक बोल रहा है कि रॉकेट्स है, एक रॉकेट है वो कहाँ जा रहा है, हैज़ बीन फायर्ड अपवर्ड्स, हमेशा रॉकेट ऊपर की तरफ ही जाता है। ठीक है, भले कभी कभी दिवाली में मिस फायर हो जाता है, टेढ़ा मेढ़ा उत्तर पश्चिम भाग जाएगा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो वैसा नहीं करना है। ए रॉकेट हैज़ बीन फायर्ड अपवर्ड्स टू लॉन्च अ सैटेलाइट इन इट्स ऑर्बिट। ओके, नेम द टू फोर्सेस, उस समय जो फोर्सेस काम कर रहा है वो दो फोर्सेस के नाम बताने हैं। नेम द टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन द रॉकेट इमीडिएटली आफ्टर लीविंग द लॉन्चिंग पैड। मान लिया जाए ये रॉकेट है आपका, रॉकेट हमेशा बोल रहा है क्या कि अपवर्ड डायरेक्शन में बहुत जा रहा है। ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में जब ये जा रहा है तो अपने साथ किसी को लेके नहीं जा रहा है। ठीक है, कि खुद अकेला जा रहा है, तो अपवर्ड डायरेक्शन में जब ये अकेला जा रहा है तो यहाँ पे कोई चीज़ काम कर रहा है क्या? फिजिक्स काम कर रहा है, उसके फोर्स काम कर रहे हैं फिजिक्स के। तो फोर्स बताना है कौन सा काम करेगा। ठीक है, तो वो आपका पहला है ग्रेविटेशनल फोर्स। मैंने बताया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है अगर ऊपर की तरफ है तो हमारे उसके जो बिलो साइड में लगेगा, नीचे में कौन सा फोर्स लगेगा बच्चा? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। और दूसरा जो है, ठीक है, दूसरा जो है आपका फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ एयर। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ एयर। एरोप्लेन से चले होगे, हेलीकॉप्टर में भी देखा होगा, एरोप्लेन में भी चढ़ा होगा, हेलीकॉप्टर में तो ऐसे नहीं चढ़े होगे, एरोप्लेन पे कभी चढ़े होगे, फ्लाइट का जब जर्नी किया होगा तो जो फ्रिक्शन होता है फ्लाइट का एयर के बीच में होता है। ठीक है, अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो वो भी नहीं फ्लाई कर पाएगा। ओके, मेरा कहने का ही मतलब है कि कोई भी अगर एयर के प्रेजेंट में मूवमेंट होता है, मीन्स ऑब्जेक्ट और एयर के बीच में एक फ्रिक्शन होता है, घर्षण होता है, जिसके कारण ऑब्जेक्ट आसानी से एक जगह से दूसरी जगह को मूव कर पाता है। ओके, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो लगता है वो आपको कहाँ लगता है बच्चा? डाउनवर्ड पोजिशन में। ओके, डाउनवर्ड पोजीशन में। एंड फ्रिक्शनल फोर्स जो आपका एयर है वो कहाँ लगेगा? इन अपोजिट डायरेक्शन। इन अपोजिट डायरेक्शन। चौक का लिखा हुआ टी और डिजिटल का लिखा हुआ टी अलग अलग नहीं होगा, नजरिया बदलो और समझते जाओ। क्वेश्चन नंबर 9 आपका ये क्लियर हो गया, रॉकेट वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। बच्चा क्वेश्चन नंबर 10 आ गया, दैट इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। अब हम देखेंगे एक बीकर है हमारे पास, ठीक है, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, चाहे बायो में, पूरे साइंस में बीकर का बहुत गहरा रिलेशन है। तो देखते हैं बीकर में आपका पानी है, तो क्वेश्चन क्या बोलता है? व्हेन यू प्रेस द बल्ब ऑफ ए ड्रॉपर, ये ड्रॉपर है मेरे हाथ में, जब मैं इसके बल्ब को प्रेस करता हूँ, मतलब पीछे जो है इसका पोर्शन रबड़ वाला, जब मैं इसको प्रेस करता हूँ तो इसमें बबल्स आपको दिखाई देंगे, दिखाई दे रहा होगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप देख पा रहे होंगे। तो ये जो है आपका बबल्स यहाँ पे जो फॉर्म हो रहा है,
ठीक है, ये तो क्या एस्केप हो गया इन द फॉर्म ऑफ बबल्स। लेकिन जो वाटर जो है ड्रॉपर के अंदर जा रहा है वो क्यों जा रहा है, यही आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, ये जो वाटर गया ड्रॉपर के अंदर ये क्यों गया, और जब मैं इसको बल्ब को प्रेस करता हूँ तो ये वाटर आसानी से निकल आता है। ठीक है, तो ये तो आपने खैर देखा होगा, अगर आपने पोलियो ड्रॉप पिया होगा छोटे में, या फिर आपको डॉक्टर के पास कभी गए होंगे, कफ सिरप ये सब जब पिलाया होगा बच्चे में, बड़े होने के बाद तो लोग ढक्कन से ही पिला देते हैं, लेकिन उस समय भी आपने देखा होगा कि ड्रॉपर का इस्तेमाल डॉक्टर्स करते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट क्या है इसका सिर्फ एक वर्ड में आंसर होगा, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये आपका हो जाएगा ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या होता है, उसमें पानी अंदर जाता है ड्रॉपर के अंदर। ओके, नाउ today's class is over. My best wishes with you. Thank you for attending the classes.